میں चंद माह कबल कपड़े की एक दुकान पर गया। दुकानदार सर पकड़कर बैठा था। पूछने पर इसने बताया, मेरा बेटा पीटीआई के जलसे में गया था। जलसे के बाद इसने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की और इसे पुलिस पकड़ कर ले गई। मैं अब इसके लिए परेशान हूँ। मैंने इससे पूछा, आपका बेटा क्या करता है? इसने परेशानी के बावजूद हंसकर जवाब दिया, वेला है, कुछ नहीं करता। मैंने पूछा, कुछ तो करता होगा। वो दोबारा बोला, मैंने इसे यूनिवर्सिटी में दाखिल कराया मगर वो तालीम मुकम्मल न कर सका। मैं इसे दुकान पर लेकर आया मगर ये काम जिसने इसे पाल पोस कर बड़ा किया, जो इसका वालिद और दादा पूरी ज़िंदगी करता रहा, इस काम को ये अपनी स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं समझता। लिहाजा ये दुकान से फ़रार हो गया और ये अब सारा दिन सोशल मीडिया पर होता है और पीटीआई का हर जलसा अटेंड करता है। जमान पार्क के सामने भी बैठता रहता है। इसकी ज़िंदगी में पुलिस की कमी थी मगर वो भी अब पूरी हो गई है। इस दौरान इसके दूसरे बेटे ने चाय का कप मेरे सामने रख दिया। मैंने इसका शुक्रिया अदा किया और इससे पूछा, क्या आप भी पीटीआई को पसंद करते हो? इसने हाँ में सर हिला दिया। मैंने पूछा, क्या आप भी खान के जलसों में जाते हैं? इसने हंसकर जवाब दिया, नहीं सर, मुझे वक्त ही नहीं मिलता। मैं सारा दिन दुकान पर खपता रहता हूँ। रात को थक हार कर घर जाता हूँ। बीवी बच्चों से मिलता हूँ और सुबह बच्चों को स्कूल छोड़कर दुकान पर आ जाता हूँ। जलसों के लिए वक्त कहाँ से लाऊं? मैंने पूछा, क्या तुम्हें इतवार के दिन भी टाइम नहीं मिलता? इसका जवाब था, सर 6 दिन बाद एक दिन छुट्टी होती है। इसमें भी इतने काम जमा हो जाते हैं कि किसी दूसरी तरफ नज़र ही नहीं जाती। लिहाजा मैं खान साहब का खामोश फ़ैन हूँ। इलेक्शन का वक्त आएगा तो उन्हें वोट दे दूंगा। खान साहब ने अपने वादे पूरे किए तो ठीक, वरना अगली बार उन्हें वोट नहीं दूंगा। अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। इसका वालिद हमारी गुफ्तगू गौर से सुन रहा था। मैंने इससे पूछा, आपने अपने इस बेटे को कब काम स्टार्ट कराया था? वो बोला, मैंने मैट्रिक के बाद इससे पूछा था, बेटा तुम तालीम हासिल करना चाहते हो या काम करना चाहते हो? इसका जवाब था, मेरा पढ़ाई में दिल नहीं लगता, मैं काम करना चाहता हूँ। मैं उसे दुकान पर ले आया और इसने 2 साल में कारोबार का सारा बोझ उठा लिया। ये अब दुकान भी चला रहा है और पूरा घर भी। मैंने कहका लगाया और इससे अर्ज़ किया, हाजी साहब मामला क्लियर है। आपका दूसरा बेटा वेला है। आपने उसे वक्त पर काम पर नहीं लगाया था और ये अब घर और वालिदीन की जिम्मेदारी तक से आज़ाद है। ये एहतजाज नहीं करेगा तो क्या करेगा? आप ये याद रखें, एहतजाज सिर्फ वेले लोग करते हैं। काम करने वाले लोग आपके पहले बेटे जैसे होते हैं। इनके सरों पर जिम्मेदारियों का इतना बोझ होता है कि इनके पास दाएं बाएं देखने के लिए भी वक्त नहीं होता। ये तीर की तरह सीधे दफ्तर या दुकान पर आते हैं और थक हार कर घर चले जाते हैं। इनके पास जलसों, जुलूसों, धरनों और एहतजाज के लिए वक्त ही नहीं होता। इनकी हमदर्दी महज हमदर्दी और 5 साल बाद वोट तक महदूद होती है। और बस आप अब भी अगर अपने दूसरे बेटे को बचाना चाहते हैं तो आप इसे मसरूफ़ कर दें। ये इसके बाद जमान पार्क जाएगा और ना पुलिस के डंडे खाएगा। हाजी साहब ने मेरी बात गौर से सुनी और देर तक हाँ में सर हिलाते रहे। मुझे यकीन है, मैं अगर ये बात इनके एहतजाजी बेटे से करता तो वो मुझे बेगैरती का ताना देकर कहता, आप जैसे लोगों की वजह से कौम आज तक हकीकी आज़ादी हासिल नहीं कर सकी। वो इसके बाद मुझे दुनिया भर की मशायर की सुनहरी अक़वाल, आयात और अहादीस भी सुनाता और मेरी मुर्दा अकाबी रूह को जगाने के लिए इसके बाद तवील लेक्चर भी देता। क्यों? क्योंकि ये वेला है और वेले लोग एहतजाज और तवील तकरीरों के माहिर होते हैं। आप अगर कभी अमेरिका, यूरोप और जापान समेत तरक्की याफ्ता मुल्कों के बारे में रिसर्च करें तो आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे, इन मुल्कों में अमन, सुकून और तरक्की की तीसरी बड़ी वजह वर्कलोड है। इन माशरों के अफराद पर काम का इतना बोझ है कि इनके पास एहतजाज, सड़क बिला करने और इमारतों पर पत्थराव का वक्त ही नहीं बचता। ये लोग 9 to 5 काम में मसरूफ़ रहते हैं। काम के बाद घरों तक पहुंचना और फिर पूरे घर का काम करने के बाद कान खड़कने की मोहलत नहीं मिलती। ये लोग अगर एहतजाज के लिए काम से छुट्टी कर लें तो फिर इन पर मुआशी दबाव इतना बढ़ जाता है कि ये महीने के आखिर तक किस्तें अदा करने के काबिल नहीं रहते। लिहाजा इनके पास मीनार पाकिस्तान जैसे जलसों के लिए वक्त नहीं बचता। आपने कभी सोचा यूरोप में लोग ट्रैफिक कानून की पाबंदी क्यों करते हैं? इसकी 3 वजूहत हैं। ड्राइविंग लाइसेंस इंतहाई मुश्किल है। ट्रैफिक की हर खिलाफ वर्जी के बाद लाइसेंस के पॉइंट्स कट जाते हैं और आखिर में पुलिस लाइसेंस मंसूख कर देती है, जिसके बाद वो लोग ड्राइविंग नहीं कर सकते। और यूरोप में ड्राइविंग के बगैर ज़िंदगी सिर्फ 20% रह जाती है। दूसरा, आप इंश्योरेंस के बगैर गाड़ी नहीं चला सकते और आपके हर एक्सीडेंट के बाद इंश्योरेंस की किस्त में इजाफा हो जाता है। यहाँ तक कि गाड़ी सस्ती और इंश्योरेंस महंगी हो जाती है। लिहाजा लोग नुकसान से बचने के लिए भी एहतजाज करते हैं। और तीसरा, यूरोप में ड्राइविंग की गलतियों पर भारी जुर्माने आयद हैं। गलत पार्किंग पर 50 यूरो से 150 यूरो तक जुर्माना हो जाता है। ट्रैफिक लाइट की पाबंदी न करने वाले को जेल तक भुगतना पड़ती है। लिहाजा वहाँ ट्रैफिक स्मूथ है, जबकि पाकिस्तान में इसके बिल्कुल बरअक्स है। हम अगर आज जुर्माने 10,000 से 1 लाख कर दें
کار انشورنس لازمی اور بھاری کر دیں اور لائسنس مشکل کر دیں تو ہمارا سسٹم بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ مثال ثابت کرتی ہے اگر یہ ریاست لوگوں کو مصروف رکھ لے اور ان کے لیے ضروریات زندگی کو مشکل کر دے تو اس سے بھی امن ہو جاتا ہے، لوگوں کے لیے احتجاج مشکل بن جاتا ہے۔ ہمیں ماننا ہوگا دنیا میں چیزیں خراب یا ٹھیک سسٹم کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ ہم اگر سسٹم بنا دیں یا تبدیل کر دیں تو چیزیں ٹھیک ہونے لگتی ہیں۔ مثلاً میں چند دن قبل ٹریفک میں پھنس گیا، نیچے اتر کر معلوم کیا تو پتہ چلا غزہ پر اسرائیلی بمباری کی وجہ سے نوجوانوں نے سڑک بند کر رکھی ہے۔ کوئی ان سے پوچھے غزہ کہاں ہے اور اسلام آباد کہاں ہے اور ہم اپنی سڑک بند کر کے فلسطینیوں کی کیا مدد کر رہے ہیں؟ یہ بہرحال عقل کی باتیں ہیں اور ہمارے ویلے نوجوان یہ نہیں سمجھ سکتے۔ یہ کبھی کسی جگہ وقت پر گئے ہی نہیں، لہٰذا انہیں دوسروں کے وقت اور مصروفیات کی کوئی قدر نہیں۔ اب سوال یہ ہے ہم اس صورتحال کو کیسے بدل سکتے ہیں؟ اس کا صرف ایک طریقہ ہے، آپ قوم کو مصروف کر دیں۔ ملک میں کوئی شخص 18 سال کے بعد ویلا نہیں ہونا چاہیے۔ وہ اگر کام تلاش نہیں کرتا تو حکومت اسے زبردستی کام پر لگا دے۔ ملک میں ویلفیئر کے ہزاروں پروجیکٹس ہیں، ہر شہر میں ہزاروں نشئی پھر رہے ہیں، حکومت ان کے بحالی کا منصوبہ شروع کرے اور جتنے ویلے لوگ ہیں انہیں نشئی اکٹھے کرنے اور ان کی بحالی کے کام پر لگا دیں۔ اسپتالوں کے اندر مریض سسک رہے ہیں، حکومت ویلے لوگوں کو پکڑے اور مریضوں کی خدمت پر لگا دے۔ ہماری مسجدیں بھی صاف نہیں ہوتی، آپ ویلے لوگوں کو مسجدوں کے غسل خانے اور فرش صاف کرنے پر لگا دیں۔ اور ہماری پرائمری اسکولوں میں استاد نہیں ہیں، حکومت ویلوں کو پرائمری ٹیچر بنائے اور اسکولوں میں کھپا دے۔ حکومت اسی طرح ویلے لوگوں سے سڑکوں کے کنارے پھول اور درخت لگوا سکتی ہے، سرکاری زمینیں آباد کرا سکتی ہے اور ان سے ڈیم، نہریں اور سڑکیں بنوا سکتی ہے۔ یہ کام شروع میں مشکل ہوگا، ویلے لوگ انسانی حقوق کی صدائیں دیں گے، لیکن پھر انہیں حالات کی سنگینی کا اندازہ ہوگا اور یہ 18 سال سے پہلے کوئی نہ کوئی باوقار کام تلاش کر لیا کریں گے اور اس سے ملک میں بے روزگاری بھی کم ہو جائے گی اور افراتفری بھی۔ ہم اگر اسی طرح 18 سال کے بعد شناختی کارڈ، بینک اکاؤنٹ اور نیشنل ٹیکس نمبر کو بھی لازم قرار دیں تو اس سے بھی تبدیلی آ سکتی ہے۔ اگر تبدیلی نہ بھی آئی تو بھی ہم یہ دیکھ سکتے ہیں ملک میں کتنے لوگ مصروف یا ویلے ہیں اور حکومت اس سے اپنی پالیسیاں بدل سکے گی۔ حکومت کو اسی طرح میٹرک کے بعد اچھے اور برے طالب علموں کو اندازہ بھی کرنا چاہیے۔ وہ طالب علم جو مزید پڑھائی کے قابل نہیں ہیں انہیں میٹرک کے بعد بزنس یا کام پر لگا دیا جائے اور صرف پڑھاکو طالب علم کو یونیورسٹیوں میں بھجوایا جائے۔ اس سے نوجوان اور ملک دونوں کا وقت بچے گا۔ نوجوان عین جوانی میں کام شروع کر دیں گے اور 5-10 سال میں خوشحال اور کامیاب ہو جائیں گے۔ دوسری طرف یونیورسٹیوں میں بھی صرف اہل طالب علم جائیں گے، اس سے یونیورسٹیوں پر بھی بوجھ کم ہوگا۔ اور آخری چیز، ملک میں اگر مہنگائی ہوتی ہے تو ہونے دیں، مہنگائی بھی دنیا میں ترقی کی ایک بڑی وجہ ہوتی ہے۔ انسان کا اگر گزارا نہیں ہوتا تو پھر یہ اپنے اہلیت بھی بڑھاتا ہے اور گھر کے بیکار لوگوں کو بھی کام پر لگاتا ہے اور اس سے یہ مہنگائی اور غربت کے مقابلے کا اہل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ہمیں یہ ماننا ہوگا ہم اگر اس ملک کو چلانا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں اسے ویلے لوگوں سے بچانا ہوگا اور ورنہ 20 کروڑ ویلے لوگ اسے چلنے کے قابل نہیں چھوڑیں گے۔